आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी विज्ञान में हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे दोस्तों। आज हम अध्याय 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को हल करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अध्याय 2 के पढ़ चुके हैं जिसमें मैं महत्वपूर्ण थ्योरी थी। ठीक है, आज इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को हम हल करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको ये प्रश्न के उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 9वीं विज्ञान करके चैनल की प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। पहला प्रश्न है, सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। ये पेज नंबर 16 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सममांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में हमने अध्याय वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला अंतर देखते हैं इसमें कि जो सममांगी मिश्रण होता है इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन होता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण जो होता है उसके जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसका संगठन नहीं होता है। ये तो हो गया पहला अंतर। दूसरा है, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमा नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि जो सममांगी मिश्रण होता है तो इसमें जो कहना चाहिए कि विलय और विलायक दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें कोई भी पृथक्करण सीमा इसमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे दूध को अगर पानी में हम मिला दें तो इसमें से किसी मतलब कोई चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते इसको हम कि कौन सा दूध और कौन सा पानी है। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है तो इसके जो मिश्रणों के जो संगठन होते हैं, इसके जो अवयव होते हैं, उनके बीच में स्पष्ट पृथक्करण सीमा दिखाई देती है। ठीक है, इसमें सीमा दिखाई देती है। अगर उदाहरण की बात करें हम तो जो सममांगी मिश्रण होता है, सममांगी मिश्रण के अंतर्गत नमक और चीनी का जल में विलय हो सकता है। ठीक है, और इसका जल और रेत का विलय हो सकता है। जल में अगर रेत को मिला दें तो रेत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन नमक और चीनी को हम एक साथ मिला दें, जो कि जल में मिला दें, नमक को जल में मिलाएं, चीनी को जल में मिलाएं, दोनों का जो विलयन बनेगा उसमें दोनों की पृथक्करण सीमा हमको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न है जो कि पेज नंबर 20 का प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, पूछा गया है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इसको हम तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी हमने थ्योरी वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, कि विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है, ये हमने क्रियाकलाप 2.2 में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको अगर आप ओरली वैसे अगर देखें इसको हम, तो विलयन क्या होता है। तो विलयन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कहना चाहिए कण अति सूक्ष्म होते हैं, और कण सूक्ष्म होने के कारण जो विलय और विलायक होते हैं दोनों के बीच में कोई अंतर समझ में आते नहीं है। इसके जो कण होते हैं वो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते, जैसे दूध पानी का उदाहरण हम ले सकते हैं। निलंबन जो होता है, इन कणों का जो मध्य होता है ये आंखों से देखे जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि कहना चाहिए कि रेत को हम जल में मिलाएं तो उसके जो कण हैं स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देंगे, ये हो गया निलंबन। लेकिन जो कोलाइड विलयन होता है इसके जो कण होते हैं विलयन से बड़े होते हैं, निलंबन से छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आंखों से देखिए नहीं जा सकते। चलिए इनका तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं। तो विलयन क्या है, कणों का आकार अति सूक्ष्म होता है। ठीक है, इनका जो कण के आकार होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। कितना सूक्ष्म होता है, तो ये होता है 10⁻⁹ एम से भी अधिक, एक मतलब एम से भी छोटा, मतलब एम क्या है यहाँ पे मीटर है। ठीक है, तो और जो निलंबन है इसके कणों का आकार जो होता है मध्यम होता है, कण आंखों से देखे जा सकते हैं। फिर कोलाइड जो होता है, कणों का आकार निलंबन से छोटा होता है लेकिन विलयन से बड़ा होता है। इसके जो कणों का आकार होता है ये विलयन से बड़ा होता है, निलंबन से छोटा होता है। ठीक है, फिर दूसरा अंतर हम देखें तो ये पूर्णतः पारदर्शी होता है। विलयन जो होता है पूर्णतः पारदर्शी होता है, अगर इसको हम ग्लास में भर दें तो ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन जो निलंबन होता है ये पारदर्शी नहीं होते हैं। कोलाइड ये परिभाषित है, मतलब ये परिभाषी है, कभी ये मतलब विलय और विलायक पर डिपेंड करता है, कभी पारदर्शी हो भी सकते हैं और पारदर्शी नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सममांगी होते हैं, और निलंबन जो होता है विषमांगी होता है, और कोलाइड भी विषमांगी होता है। ठीक है, इसे जो इसके कण होते हैं ये छन्नक पेपर के पार निकल जाते हैं। अगर हम किसी भी कहना चाहिए छन्नक पेपर में इसको हम छानेंगे तो ये जो कण होते हैं यार के पार निकल जाते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती और चीनी इसमें जो हम मिलाते हैं तो इसके कण चाय में घुल जाते हैं। जब हम मतलब छानते हैं तो इसके जो कण हैं चाय पत्ती की और चीनी के वो आर पार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो निलंबन होता है इसके कारण छन्नक पेपर के पार नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, इसके कण बड़े होते हैं इसलिए छन्नक पेपर के बाहर ये नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद में हम अगर कोलाइड की बात करें तो इसके कण छन्नक पेपर को पार पूर्णतः नहीं करते, कुछ कण पार कर लेते हैं, कुछ कण पार नहीं कर पाते हैं।
फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक जो है मतलब जो पेज नंबर 26 का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको पृथक करने की हमको विधियाँ बताना है। पहला है दही से मक्खन को कैसे या कौन सी विधि से अलग किया जाता है, समुद्री जल से नमक को कैसे अलग किया जाता है, नमक से कपूर को कैसे अलग किया जाता है। तो देखिए, दही से मक्खन को जब अलग करना होता है तो यहाँ पे अपकेंद्री विधि का उपयोग आते हैं। ठीक है, कौन सी विधि उपयोग आती है, अपकेंद्रण विधि यहाँ पे उपयोग में आती है, या उसे अभिकेंद्रित बल भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, अपकेंद्री बल कहते हैं। तो देखिए, अगला है समुद्री जल से नमक को कैसे अलग करें। तो बाष्पीकरण के द्वारा समुद्री जल को गर्म किया जाता है और बाष्पित किया जाता है। बाष्प जो होता है, जल जो होता है बाष्पीकरण करके उड़ जाता है और जो नमक शेष वहाँ पे रह जाता है। फिर नमक से कपूर अगर अलग करना है तो इसके लिए हमें ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करना होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का उपयोग करेंगे, किन विधियों को अपनाएंगे। तो पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करना है तो कौन सी विधि उपयोग आएगी, यहाँ पे बाष्पीकरण की विधि उपयोग आएगी। ठीक है, बाष्पीकरण विधि का उपयोग करना है। फिर अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, इसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करना होगा हमें। ठीक है, ये सारी विधियों के बारे में हमने अध्याय में पढ़ चुके हैं। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने के लिए, अब धातु के कणों को इंजन ऑयल से अगर हमें अलग करनी है तो उसके लिए हम क्या कौन सी विधि अपनाएंगे, छन्नक विधि या छान कर अलग करेंगे। ठीक है, तो ये छन्नक विधि भी कहलाती है। फिर दही से मक्खन निकालने के लिए हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है इसको, अपकेंद्रण विधि। जल से तेल को निकालने के लिए पृथक्करण विधि। चाय से चाय की पत्तियों को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयोग आएगी, तो ये छन्नक विधि है, छान कर अलग कर सकते हैं उसको। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए चुंबक द्वारा, अगर बालू के कण है उसमें पिन अगर लोहे की पिन है तो उसको हम चुंबक द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है इसी में कि भूसे से गेहूं के दाने को हम कैसे पृथक करेंगे। तो इसके लिए बिडोलन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिडोलन विधि क्या होती है, ये भी हमने थ्योरी वाले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसको। आप वीडियोस को देखिएगा उनको, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर है पानी में तैरते हुए माहिन मिट्टी के कण को पानी से अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि आएगी उपयोग में, तो यहाँ पे आएगी आपकी छानकर, ये छन्नक विधि, छान कर अलग कर सकते हैं। फिर पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सी विधि उपयोग आएगी, क्रोमेटोग्राफी विधि। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा पंखुड़ियों से इनका रस निकाला जाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दूसरा, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलय, घुलन या घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। हमें चाय तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है वो बतानी है, लेकिन इसमें हमें विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय जैसे शब्दों का उपयोग करना है। ठीक है, तो चाय तो आपने बनाई होगी सभी लोगों ने। तो चाय कैसे बनाते हैं, देखिए, चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में लगभग 100 ग्राम विलायक लेंगे। अब विलायक क्या, यहाँ पे जल है। ठीक है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो जल में मतलब जल जो विलायक का काम करेंगे यहाँ पे। फिर इससे उबलते तक गर्म करना है। ठीक, कब तक गर्म करना है, इसको उबलने तक गर्म करना है। अब इसमें एक छोटा चम्मच विलय लेना है। विलय की हो जाएगी यहाँ पे चाय की पत्ती। ठीक है, चाय पत्ती लेना है। विलय चाय पत्ती का घुलनशील भाग पानी में घुल जाए और वहाँ पे उबाल कर इसे छान कर मतलब जो अलग कर लेना है। फिर छन्नी पर अघुलनशील अवशेष रह जाएंगे। ठीक है, छन्नी पर क्या रह जाएंगे, अघुलनशील अवशेष रह जाएंगे। फिर घुलय फिल्ट्रेट में दूध चीनी मिलाकर बना विलयन पीने के लिए तैयार चाय है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले चाय कैसे बनाते हैं, हम पानी लेते हैं, उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वही करना है कि इसमें पानी लेना है, एक बर्तन में 100 ग्राम पानी लेना है जो यहाँ पे विलायक का काम करेगा। इसके बाद उबलने तक इसको गर्म करना है। अब इसमें एक छोटा चम्मच चाय पत्ती डालना, जिससे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे विलय कहेंगे। ठीक है, विलयन चाय पत्ती में
घुलनशील भाग पानी में घुल जाएगा, ठीक है। चाय पत्ती का जो है घुलनशील भाग इसमें पानी में घुल जाएगा। उसके बाद में उसे उबलते तक उसको उबालकर छान लेना है। छन्नी पर अघुलनशील अवशेष मतलब चाय पत्ती जो डस्ट रह जाएगा उसका बचेगी वहाँ पे। फिर घुला मतलब जो घुला हुआ पदार्थ है, मतलब कहना चाहिए कि छना हुआ भाग है फिल्टरेड वाला या फिल्टर वाला, उसमें दूध और चीनी मिलाकर जो विलय बनेगा वो पीने योग्य क्या बनेगा, चाय बनेगी, ठीक है। वो पीने योग्य क्या बनेगी, चाय बनेगी। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित या निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। यहाँ पे 4 भाग दिए गए, इनकी हमें उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो पहला संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो जिस विलयन में उसी ताप पर अब और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब विलयन जिस ताप पर गर्म किया गया है उसमें अब और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिलाए जा सकते, ठीक है, ये घोला नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, 293 केल्विन ताप पर 100 ग्राम जल में से अधिक नमक नहीं घोल सकता। मतलब इस ताप पर 100 ग्राम जल में जो नमक बनेगा उसमें और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता, ठीक है। अब पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। अब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। इसका उदाहरण आएगा सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं, पानी इत्यादि। सोडियम क्लोराइड और पानी जो है वो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगला है कोलाइड। एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन से छोटा होता है, ठीक है। इसके बारे में शुरुआत में हमने पढ़ चुका है, जैसे दूध, स्याही, रक्त, साबुन का घोल इत्यादि। उसके बाद में हम पढ़ते हैं निलंबन के बारे में। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि मध्यम की समष्टि में उपस्थित रहते हैं। ये निलंबन कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे चौक तथा जल का मिश्रण, फिर गंदा पानी, पैड इत्यादि। तो इसका उदाहरण है। फिर अभ्यास का अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां। निम्नलिखित में से निम्न को सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए या करें। तो देखिए सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है इसके बारे में शुरुआत में ही पढ़ा था, ठीक है। सममांगी मिश्रण ऐसा होता है जो विलय और विलायक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ मिलाया गया है, पूरी तरह से वो घुल जाता है। और विषमांगी मिश्रण जो होता है ये अघुलनशील होते हैं, मतलब इसमें पदार्थों के कण दिखाई देते हैं, इसमें मिले हुए पदार्थ के कण नहीं दिखाई देते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण दूध और पानी का देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समझ में नहीं आता कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है, मिलाया ही नहीं गया है, ये समझ में नहीं आता। विषमांगी का हम देख सकते हैं कि जल में रेत घोल दी गई हो तो रेत के जो कण हो जल में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इसको हमको पृथक करना, जैसे कि यहाँ पे सोडा जल, लकड़ी, बर्फ़, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय इत्यादि यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सममांगी मिश्रण में इसको बांटते हैं। तो सममांगी मिश्रण क्या है, सोडा जल। सोडा जल जो होता है इसमें कोई भी चीज़ आप घोल दें सोडा जल में तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। फिर वायु में विभिन्न प्रकार की वायु होती है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी वायु होती है, तो हमको समझ में नहीं आता इसमें कौन सी वायु मिली हुई है। तो ये भी एक मिश्रण है, ठीक है। ये मिश्रण हमें दिखाई देता नहीं लेकिन किस चीज़ का है। फिर सिरका, छनी हुई चाय। तो छनी हुई चाय के बारे में तो आप जानते हो कि इसमें चीनी, चाय पत्ती डालते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देती कि इसमें कौन से कण चाय पत्ती की और कौन से इसमें चीनी की, इसमें हम स्वाद ले सकते हैं। फिर विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए लकड़ी, बर्फ़, मिट्टी, ये विषमांगी मिश्रण है। इनको हम किसी भी चीज़ में घोल दें तो इनके कण स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर अभ्यास का प्रश्न क्रमांक 6वां है। प्रश्न है हमारा, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, ठीक है। प्रश्न हमको दिया है कि यहाँ पे हमको कोई एक किसी प्रकार का
कहना चाहिए कि द्रव दिया गया है, और उसे हम किस प्रकार कहना चाहिए कि स्पष्ट करेंगे कि वो शुद्ध है। तो देखिए किस प्रकार इसका शुद्धीकरण हम करेंगे। तो शुद्ध जल गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। जो शुद्ध जल होता है, ना ही उसका कोई स्वाद होता है, ना ही कोई गंध होती है उसमें, ठीक है। हम उसको सूंघे भी तो कोई भी गंध नहीं आएगी, पियेंगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा शुद्ध जल का। तथा शुद्ध जल में हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, ठीक है। जो शुद्ध जल होता है उसका एक निश्चित ताप होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पे ये जल जो है हिम बन जाता है, मतलब बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर पानी उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है, इस पे जल उबलने लगता है। तो अगर शुद्ध जल है तो उबलने लगेगा, अशुद्ध है तो नहीं उबलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक निश्चित होता है। यदि दिए हुए द्रव का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो वह शुद्ध होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है। ये हमको कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इसमें से हमको बताना कि शुद्ध क्या है। जैसे बर्फ़, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु, ठीक है। ये पदार्थ हमको दिए हैं, तो बताना कि शुद्ध वस्तुएं कौन सी है। तो शुद्ध वस्तु क्या होती हैं? वे वस्तुएं या वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो पहला आ गया इसमें लोहा। लोहे में सिर्फ एक ही प्रकार के अणु या कण मिले होते हैं, ठीक है, उसमें कोई अन्य कण नहीं मिले होते हैं, इसलिए फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, फिर पारा हो जाएगा, ठीक है। ये 1, 2, 3 चीज़ें हैं जो इस दिए गए ग्रुप में शुद्ध है पदार्थ हैं। अगला है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो यहाँ पे दिया है मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। इसमें से हमको बताना है कि विलयन कौन सा है, ठीक है। तो समुद्री जल जो है वो विलयन है, फिर सोडा जल विलयन है, वायु विलयन है। बाकी मिट्टी जो है वो विलयन नहीं है, क्योंकि मिट्टी के कण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में कोयला भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? समुद्री जल, सोडा जल, वायु, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9वां, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें से हमको बताना कि टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा। तो देखिए, जो कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, इसमें जो भी कोलाइड विलयन होंगे वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। कोलाइड विलयन का होता है वही विलयन, मतलब कोलाइड विलयन वही विलयन होता है जिसमें विलयन, जो विलयन के कण होते हैं उससे तो बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसलिए केवल दूध और स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। तो दूध और कहना चाहिए कौन? स्टार्च का विलयन जो होगा वो ही यहाँ पे टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां, निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। हमने अध्याय वाले वीडियो में इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो इनको हम वर्गीकृत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तत्व क्या होता है? यहाँ पे जो दिए गए उनमें से सोडियम तत्व है, चांदी है, टीन है और सिलिकॉन है। यौगिक की बात करें हम तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर मिश्रण की बात करें अगर तो मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त इत्यादि। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, जो कि अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं, ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। पहला, पौधे में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पचना, जल से बर्फ़ बनाना, मोमबत्ती का जलना। तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो पहला आएगा पौधे में वृद्धि। पौधे में जो वृद्धि होती है एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना, भोजन का पचाना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज अध्याय 2 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।